सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एटॉमिक मॉडल्स। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर एटॉमिक मॉडल्स स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स की इस चैप्टर में। ओके तो जरा थोड़ी सी बात करते हैं कि एटॉमिक मॉडल होता क्या है, उसके ऊपर अगर चर्चा करें तो हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड द एटम। यस, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है बच्चे उसको हम लोग एटम कहते हैं। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में यही बात डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एटम्स एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम। देखिए क्या हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट आए। डाल्टन आए, डाल्टन ने पहले बताया कि एटम एग्जिस्ट करता है। फिर डाल्टन के बाद थॉमसन आए, थॉमसन ने हमको ये बताया कि किस तरह का एटम के अंदर का काम होता है, अंदर एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने उस बेसिस पर ये बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उन्होंने उसका स्ट्रक्चर दिया। देन आफ्टर बोहर ने अपना मॉडल दिया, उन्होंने कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस तो होता है, साथ साथ डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बच्चे वही सारी बातें करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल थिंग्स अबाउट द एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, न्यूक्लियस के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो इसी चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं बच्चे। तो हम लोग एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं सबसे पहले कि एटॉमिक मॉडल क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल की अगर जब हम बात करते हैं तो एटॉमिक मॉडल बच्चे जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक मॉडल होता है जो हमको किसी भी एटम के इंटरनल पार्ट्स की जानकारी देता है। मीन्स दिस इज एटॉमिक मॉडल helps us to visualize the interior of the atoms, molecules and thereby predicting properties of the matter. मैटर की प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए हमें एटम को जानना ज़रूरी होता है, बिकॉज एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ द एटम। तो उन्हीं एटम्स की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो एटॉमिक मॉडल क्या होता है, दैट इज़ गिव्स अस अ विजुलाइजिंग, एक इंटरनल जो भी एटम होता है उसके इंटीरियर का हमको विजुलाइज देता है बच्चे कि क्या विजुलाइजेशन है एटम में। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है कि एटम है, ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, उसके अंदर प्रोटॉन है, इनके सराउंडिंग डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं बच्चे। ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है वही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 में आप लोग ऑलरेडी पढ़कर आते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वही सारे जो एटॉमिक मॉडल्स होते हैं वही एटॉमिक मॉडल्स की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पर। तो एटॉमिक मॉडल्स हमें डिफरेंट टाइप के दिए गए। क्या हुआ, सबसे पहले डाल्टन जी ने, सर जे डाल्टन वॉज गिवन इन 1807 में उन्होंने हमको क्या दिया था, ये बताया था कि एवरी मैटर या सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, एंड दैट टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। उन्होंने कहा वो एटम होता है जेट, और साथ में उन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया था वहाँ पर कि दैट इज मेड अप ऑफ द टाइनी इनडिवाइजेबल पार्टिकल, मतलब वो पार्टिकल डिवाइड नहीं हो सकता। उससे 90 साल बाद जे थॉमसन ने, सर जे थॉमसन ने इन 1897 आफ्टर द 90 ईयर बाद बच्चे उन्होंने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया। यस, सर जे थॉमसन वॉज सेज दैट कि द एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पार्ट्स ऑफ इट। उन्होंने कहा कि कोई एटम है, इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, बट उसकी कुछ स्पेस होती है, कुछ जगह होती है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में वहाँ पर। जैसे कि एक तरबूज अगर हम लें तो उस तरबूज में डिफरेंट बीज होते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल ऑफ एन वाटरमेलन, सो द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन वी शो, सो द रेड पोर्शन ऑफ द वाटरमेलन कैन बी गिवन एज द पॉजिटिव चार्ज एंड द ब्लैक सीड्स आर देयर एज अ इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो पूरा का पूरा एटम होता है जो स्फीयर के फॉर्म में होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है। इनकी बात को और डिस्कस किया उन्होंने जब उससे कुछ सालों बाद 1911 में सर रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल भी हुआ। उन्होंने अपने मॉडल के थ्रू बच्चे हमको ये बताया कि ये जो एटम है, उन्होंने सर जे थॉमसन का जब मॉडल को फेल करते हुए उन्होंने अपनी बात आगे रखी कि नहीं, ये पूरा जो स्पेस है सराउंड
मतलब जो स्फीयर है, क्या पूरा का पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई ना कोई चीज़ सेंटर में है, इस स्फीयर के सेंटर में है जो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं नेगेटिवली चार्ज। और बाकी का जो स्पेस है वो हम एज्यूम करें कि वो एक ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। फिर उन्होंने रे, अल्फ़ा रे पॉजिटिवली चार्ज, अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा रेस की स्कैटरिंग करी, वहाँ पर उसका जो स्कैटरिंग मॉडल आया उसके थ्रू बच्चे हमको देखने को मिला, हमको ये पता चला कि सेंटर में कोई न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है और वो पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ से थोड़े से आगे बढ़े तो 1913 में नील बोर ने अपना मॉडल दिया, और उन्होंने एक्चुअली रदरफोर्ड एक बात जो थी उसको डिस्कस नहीं कर पाए थे। रदरफोर्ड एक्चुअली ये नहीं बता पाए थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किस तरह से रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उनका कहना था कि ये रिवॉल्व करते हैं, और ये जो रिवॉल्व करते टाइम अपनी एनर्जी रेडिएट करते जाते हैं। अगर बच्चे कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा और वो जब रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अराउंड जब वो रिवॉल्व करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो आते 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 इसमें बूम ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात को चर्चा में रखते हो, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से ख़त्म होने लगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए आ रहा है, न्यूक्लियस में जाके वो न्यूट्रल हो गया, फिर न्यूक्लियस में जाके वो न्यूट्रल हो गया, फिर न्यूक्लियस में जाके वो न्यूट्रल हो गया, तो इस तरह से तो एटम, एक एटम को ख़त्म होने में ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड्स लगना है। बहुत कम समय में ये ख़त्म हो जाएगा, तो एटम्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस बात से। तो फिर नील बोर ने अपना मॉडल दिया। उन्होंने अपने मॉडल में कहा कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशंस के साथ डिफरेंट अपनी फिक्स्ड शेल में घूमते रहते हैं। दे आर हैविंग सम द डिफरेंट शेल्स जो सर्कुलर ऑर्बिट्स बनाएं, उनको हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। उन्हीं एनर्जी लेवल्स में, उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि एक ही एटम में कोई एक ही ऑर्बिट हो। दे ऑल्सो गिवन अस कि बहुत सारे, मतलब एज पर द नंबर, किस तरह से एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फील होंगे, इस तरह से कितने शेल्स बन सकती है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारी चीज़ें हमको बच्चे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पता चलती है। एटॉमिक नंबर, हम लोग ये जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। अब जो जितने, ये बात भी हमारे सामने आती है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम में। तो ये जो सारी चर्चाएं की गई इन चार महान हस्तियों द्वारा, आपको ये सीखने को मिला है बच्चे यहाँ पर। और इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि इन चार महान हस्तियों ने आपको क्या क्या, हमको क्या क्या सिखाया है। इनकी जो खोज है, इन्होंने जो डिस्कवरी करी है, जो हमें ला कर दिया है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है कि। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर डाल्टन के एटॉमिक मॉडल की, कि सर डाल्टन ने अपना क्या एटॉमिक मॉडल दिया। देखिए, डाल्टन ने कुछ थ्योरीज दी। डाल्टन का कहना पड़ा, सबसे पहली तो डाल्टन का ये कहना था कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल। हर मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, टाइनी इनडिवाइजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मतलब जो पार्टिकल को हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। उन्होंने कहा कि मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हमने इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया। इसमें सपोज मैंने कि छोटा सा डॉट लेकर आ गया, ये एक छोटा सा मैंने एक पोर्शन लेकर आया हूँ। अब मैंने कहा कि ये पोर्शन को और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, वी कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो पार्टिकल, उन्होंने कहा कि दिस टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। उन्होंने उसको क्या कहा कि वो एटम्स होते हैं। सबसे पहली बात सर डाल्टन ने हमको ये सिखाई। उसके बाद सर डाल्टन का कहना पड़ा कि एटम्स ऑफ द सम एलिमेंट्स, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, दे आर आइडेंटिकल बोथ इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहा सर डाल्टन ने हमसे? सर डाल्टन ने अपनी सेकंड स्टेटमेंट में कहा कि द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, बच्चे सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं, दे आर हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज, केमिकल एज वेल एज द फिजिकल, बट द डिफरेंट एटम्स आर डिफरेंट, atoms of the different substance are having the different properties। ऐसा कैसे हुआ? yes, ऐसा हो सकता है। अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के दो एटम हैं, तो ये जो हाइड्रोजन के दो एटम होंगे, ये फिजिकली भी सेम नेचर रखेंगे और केमिकली भी इनका नेचर सेम होगा। बट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑक्सीजन, अगर हम एक ऑक्सीजन के एटम की बात करते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग,
तो ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा या ऑक्सीजन का जो एटम होगा वो इन दोनों से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखेगा। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होगी हाइड्रोजन के एटम्स की, 10 हाइड्रोजन के एटम भी हैं, 100 हाइड्रोजन के एटम भी हैं, उसका कहना है कि सारे हाइड्रोजन के एटम्स जो होते हैं वो फिजिकली और केमिकली सेम नेचर रखते हैं। बट अगर एक हाइड्रोजन है और एटम और एक ऑक्सीजन का एटम है तो दे बोथ आर हैविंग द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये कहना पड़ा यहाँ पर कि केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेम एटम्स की वो सेम सब्सटेंस के एटम की वो सेम होती है, बट द डिफरेंट सब्सटेंस के एटम की वो डिफरेंट होती है। इफ़ यू आर टेकिंग एन एग्जाम्पल बच्चे कि सपोज ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसा कैसा अगर दूसरा हाइड्रोजन हम लेते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, एक सब्सटेंस है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम हमारे पास हो गए बच्चे। ये दोनों एटम आइडेंटिकल है, बट जहाँ हमने एक ऑक्सीजन यहाँ पर लाए, हम एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो वो आइडेंटिकल नहीं होगा इनके साथ। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट होगा, दैट विल बी द डिफरेंट, क्योंकि वो ऑक्सीजन एक डिफरेंट सब्सटेंस है एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन। यस, अगर हम मॉलिक्यूल में इसको बात करें, हाँ, अगर हम कोई सब्सटेंस में वाटर लेते हैं बच्चे H2O, तो वाटर का जो हर मॉलिक्यूल होगा वो H सेम होगा, वो H2O हर मॉलिक्यूल सेम होगा। बट अगर हम एटम्स की बात करें किसी सब्सटेंस के, तो एटम्स और मॉलिक्यूल में आप लोग बहुत अच्छे से डिफरेंस समझते होंगे। देखो थोड़ा सा मैं वापस जाता हूँ एटम्स पे और मॉलिक्यूल्स की अगर डिफरेंस की बात करूँ तो एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर बने होते हैं बच्चे। जब हमारे पास बहुत सारे नंबर, जैसे सपोज एक एग्जांपल की अब जो 2 सेम सब्सटेंस के एटम से भी मिलकर मॉलिक्यूल बन सकता है या 2 डिफरेंट सब्सटेंस के एटम से मिलकर भी मॉलिक्यूल बन सकता है। तो कैसे, हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो जब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल H2 मैंने लिखा है यहाँ पर, इफ़ आई एम राइटिंग H2 बच्चे, तो H2 जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, बट इट इज़ कंसिस्टिंग द 2 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन। 2 एटम्स हाइड्रोजन के कंसिस्ट करके रखता है बच्चे, ठीक है। तो ये तो हाइड्रोजन की बात हो गई। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो मैंने कहा ऑक्सीजन अगर सिंगल है तो ये ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, मगर मैं O2 बोलता हूँ तो O2 का मतलब होगा कि यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन के क्या हैं, 2 एटम्स है, मतलब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। और जब हमने इन दोनों को कंबाइन करा तो हमने H2O लिया। दिस H2O इज नॉट कंसिडर्ड एज अ एटम, ये एटम नहीं कहा जाएगा बच्चे, इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ द 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है ये। तो 2 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर कंबाइंड हो रहे हैं और एक ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर कंबाइंड हो रहा है, सो दे आर मेकिंग अ मॉलिक्यूल। सो ये जो मॉलिक्यूल बना है बेटा, यहाँ पे जो हम जो H2 और O2 की बात कर रहे थे ये सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर हम जो H2O की बात कर रहे हैं दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये जो मेन बात होती है ये एटम्स और मॉलिक्यूल में डिफरेंस थोड़ा सा करती है हमारे लिए, ठीक है। मतलब एटम जो होता है इंडिविजुअल किसी सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर पार्टिकल होता है, वो एक ही पार्टिकल है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो एक सिंगल पार्टिकल, सिंगल सब्सटेंस का सेम प्रॉपर्टी रखने वाला एक ही पार्टिकल होता है वो, तो हम उसको एटम बोलते हैं। बट जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो सेम सब्सटेंस के 2 एटम अगर हम कंबाइन कर दें या 2 से ज़्यादा एटम हम कंबाइन कर दें, या डिफरेंट सब्सटेंस के 2 एटम्स या 2 से ज़्यादा एटम्स अगर हम कंबाइन कर देते तो वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पर डाल्टन ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में हमको यही सिखाया, उसका कहना था कि द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन बोथ, किस किस कंडीशन में, फिजिकली और केमिकली। फिजिकली भी वो सेम होते हैं बेटा, केमिकली भी वो सेम होते हैं, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, या हम जब बात कर रहे हैं दूसरे सब्सटेंस के एटम्स की, अगर मान लीजिए दूसरे सब्सटेंस के एटम्स हमारे पास आते हैं, तो दूसरे सब्सटेंस के जो एटम होते हैं बच्चे वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन है, ऑक्सीजन और कार्बन है, दे आर द डिफरेंट, उनके दोनों के एटम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी फिजिकली और केमिकली। आइए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नाउ ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एटम, उसका कहना है कि ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द मास हेवीएस्ट एटम इज अबाउट 250 times the mass of the hydrogen atom, while the radius of the heaviest atom is about 10 times the radius of the hydrogen atom। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं बच्चे हम इस पॉइंट के थ्रू कि जो सब्सटेंस हैं, जो ऑल द एलिमेंट्स हैं, जो भी हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, वो सारे एलिमेंट्स में जो उनका मास होता है वो एक हाइड्रोजन के एटम से 250 टाइम्स ज़्यादा होता है,
और उनकी जो रेडियस होती है, उन एटम्स की जो रेडियस होती है, दैट विल बी 10 टाइम्स द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम की रेडियस हमने सपोज करी कि हाइड्रोजन एटम है, इसकी रेडियस सपोज 10⁻⁻15 मीटर के अप्रॉक्स अपन ने रखी है, तो इससे 10 टाइम्स जो होगी दैट विल बी द रेडियस ऑफ द हेवीएस्ट एटम्स विच वर मेड बाय द हाइड्रोजन, एंड द एटम इज स्टेबल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये उन्होंने एक बात कह दी थी हमको कि एटम जो होता है स्टेबल होता है, यस, एंड इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उनका ये कहना था कि जो एटम होता है, तो हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में बच्चे हम लोगों ने पढ़ा है कि द एटम, किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नहीं सॉरी, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो न्यूट्रल चार्ज रखते हैं, मगर प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वल होता है, तो वो जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में आता है, ठीक है। तो ये उसकी स्टेबिलिटी को दर्शाई उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि एटम स्टेबल होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दिस थिंग्स आर गिवन बाय द डाल्टन। अब डाल्टन के ये मॉडल के फेल होने के पीछे रीज़न क्या रहा? तो सबसे पहला रीज़न तो बच्चे हमने ये पढ़ा, उन्होंने एक स्टेटमेंट, अपना सबसे पहला स्टेटमेंट हमको दिया, तो इन फर्स्ट स्टेटमेंट में ही उन्होंने कह दिया कि द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स। उन्होंने कहा कि इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर, उन्होंने मतलब ये कहना है कि वो जो पार्टिकल है, दैट टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड द एटम। तो जो एटम है वो इनडिविजिबल है, इस बात को रॉन्ग प्रूफ करते हुए सर जे थॉमसन ने जब अपना मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, एटम के अंदर भी कुछ पाया जाता है। हमें इतनी देर से, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला कि द एटम कंसिस्टिंग द न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, तो वही बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, कि डाल्टन के मॉडल को कहाँ फेल होना पड़ा। वो यह नहीं बता पाया कि एटम भी फर्दर डिवाइड हो सकता है, एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो प्रोटॉन्स होते हैं और वो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो क्या फेल्यूर हुआ उनका? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय यू थॉमसन इन 1897, इट वॉज established that the atom can also be divided, hence the model was not accepted। इसलिए डाल्टन का मॉडल क्या हुआ बच्चे? एक्सेप्ट नहीं किया गया। डाल्टन के मॉडल को एक्सेप्ट ना करने के पीछे रीज़न यही रहा, उन्होंने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने अपने पोस्टुलेट भी सही साथ दिए, उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सब्सटेंस मिलकर बनता है टाइनी पार्टिकल से, अगर वो इतना बोल देते तो हम मान लेते, हमको संतुष्टि हो जाती। मगर उन्हीं के 90 साल बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, इलेक्ट्रॉन की खोज के दौरान हमको ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है? वो एटम के अंदर है। इट मीन्स कि द एटम कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड, एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। चलिए, तो 1807 में डाल्टन ने अपना रूल दिया, डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट्स दिए, किसी भी सब्सटेंस के बारे में उन्होंने जो मॉडल दिया, उन्होंने कहा कि एवरी मैटर मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, हर मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और हर मैटर जब टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो वो जो पार्टिकल है वो इनडिविजिबल है। तो उसी के 90 साल बाद इन 1897 में सर जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, एंड हिज मॉडल इज़ ऑल्सो नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल। उनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है बच्चे। क्या कहा सर जे थॉमसन ने अपने मॉडल में? सर जे थॉमसन का कहना पड़ा कि जो एवरी एटम होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्फीयर। उन्होंने कहा कि स्फीयर के फॉर्म में होता है, और वो जो स्फीयर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब ये जो पुडिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। और जो पुडिंग में हम जो प्लम्स लगाते हैं, जैसे भाई बहुत बढ़िया है, ये बिस्किट का दिया हुआ लग रहा है मुझे, छोटा सा केक का, तो इस पर चोको चिप्स लगे हुए हैं, कितनों के मुंह में पानी आ रहा है, मेरे को तो भूख लग रही है यार, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप बिस्किट ही ले लो अपना। तो बिस्किट की जो पुडिंग होती है, या अगर हम किसी केक को ले, कोई पुडिंग की बात करें, तो जो पुडिंग होती है बेटा, वो जो पुडिंग उन्होंने कहा कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो यहाँ पर ये जो लगे हुए चिप्स होते हैं, हम लोग चोको चिप्स लगाते हैं, किसी को चोको चिप्स पसंद होता है, किसी को वाइट चॉकलेट के चिप्स पसंद होते हैं, तो वो जो लगे होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, है ना, हम लोग वही बात कर रहे हैं, ठीक है।
बेटा कॉन्सेंट्रेट नहीं हटाना अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो नेगेटिव प्लम्स हैं वो नेगेटिव चार्ज बताते हैं, ये उनका कहना था। तो अगर हम इसको कंसिस्ट करें तो हमने कहा कि ये जो पूरा स्फीयर है इसमें जो जितनी स्पेस है, वो जो स्पेस है वो सारी पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब स्फेरिकल जो है, स्फेरिकल क्लाउड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज उन्होंने बताया हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, उसमें लगे हुए प्लम की तरह से बताए थे थॉमसन ने। सो एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस अबाउट 10⁻⁻10 मीटर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर, उन्होंने ये कहा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये अपन ने मॉडल देखा तो 10⁻⁻10 मीटर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एज द सीड्स इन अ वाटरमेलन। उन्होंने ऐसा कहा कि मतलब वो एक स्फीयर है, मतलब आपका जो वाटरमेलन है बच्चे वो एक क्या है, एटम है ना, ऐसा मत कंसिस्ट करना, ठीक है। सिर्फ एक एग्जांपल लिया गया है। मैंने यही कहा कि जैसे जो स्फीयर है, जो स्पेस है, जो लाल लाल कलर का जो हम लोग खाते हैं वाटरमेलन में, वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, है ना, अभी तरबूज का सीज़न भी चल रहा होगा, तो जो तरबूज जो होते हैं, उस तरबूज के अंदर, उस वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। ऐसा मत सोचना है ना तुम खाना बंद कर दोगे, वो नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है इस मॉडल में, इस मॉडल में यही एग्जाम्पल लिया गया, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। प्लम मीन्स द नेगेटिव चार्जेस एंड द पुडिंग कंसिस्टिंग द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो थॉमसन ने अपने मॉडल को किस तरह से डिस्क्राइब किया, थॉमसन ने अपने मॉडल में ये डिस्क्राइब किया कि जो स्फीयर होता है, उस स्फीयर में जो स्पेस होती है दैट विल बी द, मतलब स्फीयर खुद पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें कुछ कुछ जगहों पर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ है, रखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। सो द टोटल चार्ज इन एन एटम इज 0, सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उस स्पेस का होगा या उस स्फेयर का होगा या तरबूज के उस लाल रंग का होगा, उतना ही क्या होगा एक एटम में जगह। हम ये बात कर रहे हैं कि उतने जितने सीड्स होते हैं, वो जो सीड्स की जगह ले रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स की जगह ले रहे हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उनका ये कहना था कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर में जो स्पेस है और स्पेस के सराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनका चार्ज इक्वल होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मीन्स द टोटल चार्ज इन एन एटम इज 0, सो द एटम इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात कही गई थी सर जे थॉमसन के थ्रू। अब इस मॉडल की क्या क्या अचीवमेंट्स रहीं इस मॉडल की, तो इस मॉडल ने हमको एक्सप्लेन किया, दैट इज सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ थर्मोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन का हमको फेनोमेना इन्होंने बताया, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और आयनाइजेशन को ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए। इट कैन बी सक्सेसफुली एक्सप्लेन, क्या क्या किया, थर्मोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और आयनाइजेशन। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस डेफिनेटली। आयनाइजेशन, किसी भी गैस का जब आयनाइजेशन किया जाता है उसके लिए, और थर्मोनिक इमिशन मतलब जब रेडिएशन बाहर निकलते हैं, तो वो जो सारी चीज़ें हैं दैट इज़ एक्सप्लेन्ड सक्सेसफुली बाय दिस थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने अपने मॉडल में ये चीज़ें सक्सेसफुली एक्सप्लेन करी। सो यहाँ पर उन्होंने कुछ लाइन स्पेक्ट्रम्स को बताया। क्या लाइन स्पेक्ट्रम्स दिए उन्होंने दो टाइप के लाइन स्पेक्ट्रम्स दिए। सबसे पहला तो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम की उन्होंने बात करी। किसकी बात करी, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। मीन्स एन इमिशन लाइन विल अपीयर इन द स्पेक्ट्रम इफ द सोर्स इमिट्स स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। अगर सोर्स स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ का रेडिएशन अगर इमिट करता है सोर्स, तो एक लाइन, देयर विल बी अ लाइन विच अपीयर्स इन द स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम की लाइन हमको देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसका था, उनका इमिशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम किस तरह के फॉर्म में दिखता है, लाइन के फॉर्म में दिखता है बच्चे। एंड दिस इमिशन अकर्स व्हेन एन एटम, एलिमेंट और द मॉलिक्यूल इन एन एक्साइटेड स्टेट रिटर्न्स टू अ कॉन्फिगरेशन ऑफ द लोअर एनर्जी। यहाँ ये कहना पड़ा कि ये इमिशन कब होगा, जब किसी एटम के जो एलिमेंट हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी एटम में जो एटम हैं, एलिमेंट्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर इन द एक्साइटेड स्टेट, वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, एंड देन रिटर्न टू द कॉन्फिगरेशन ऑफ द लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी पर वापस आ जाते हैं। दूसरा मॉडल उन्होंने दिया द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले तो उन्होंने क्या दिया, इमिशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, तो ये एब्जॉर्प्शन किस तरह से हुआ कि व्हेन द वाइट लाइट इज पास थ्रू अ गैस, किसी गैस से जब वाइट लाइट पास की गई, सो द गैस इज फाउंड टू एब्जॉर्ब्स लाइट।
गैस क्या कर रही है बच्चे, लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, ऑफ द सर्टेन वेवलेंथ, एंड द ब्राइट बैकग्राउंड ऑफ द photographic plate is then crossed by the dark lines that corresponds to those wavelengths which are absorbed by the gas atom। मतलब कि जब उस रेडिएशन को, जब कोई वाइट लाइट जो होती है वो गैस से पास की जाती है, तो ये देखा जा रहा है, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि उस गैस ने क्या हुआ, कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की, कुछ पर्टिकुलर, कुछ सर्टेन वेवलेंथ की क्या हुई, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। एंड जो ब्राइट बैकग्राउंड था ऑन द, जो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमको जो, क्योंकि एक्चुअली देखो गैस के थ्रू पास की गई है, अगर हमने यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी बच्चे, ठीक है, ये हमने एक ट्यूब में गैस है, ठीक है, इस गैस से जब यहाँ से सोर्स से अगर वाइट लाइट को पास किया जा रहा है, ठीक है, तो वाइट लाइट जो हो रही है इसमें से कुछ जो वेवलेंथ है, स्पेसिफिक वेवलेंथ, वो तो एब्जॉर्ब हो रही है। चलो देखो कुछ क्या हो रही है, यहाँ से आ रही है, उस गैस के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये जो पोर्शन फोटोग्राफिक प्लेट पर आ रहा है, ये पोर्शन कैसा हो जाता है, दैट बिकम्स डार्कर, ठीक है, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी की जो लाइट थी, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की जो लाइट थी, वो वेवलेंथ की लाइट क्या हो गई, इस गैस मॉलिक्यूल्स के थ्रू क्या हो गई, एब्जॉर्ब कर ली गई। तो वो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होने के कारण वो लाइट आगे नहीं पहुँचा। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी, वो फोटोग्राफिक प्लेट पर वो जो पोर्शन है वो कैसा दिखने लगा, ब्लैक दिखने लगा। तो ये किस टाइप का एब्जॉर्प्शन है, ये किस टाइप का स्पेक्ट्रम को शो करता है, दैट इज गिविंग द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइन एब्जॉर्प्शन, और द एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम भी हम इसको कहते हैं बच्चे, ठीक है। अब थॉमसन मॉडल के क्या फेल्योर है, तो सबसे पहला फेल्योर तो यही हुआ कि थॉमसन ने ये कह दिया था कि ये जो एटम है, ठीक है, ये जो एटम है वो प्लम पुडिंग मॉडल से ये बताना चाह रहे थे कि द एटम कंसिस्टिंग द रेड कलर, उन्होंने कहा कि ये जो इसके अंदर जैसे प्लम है, जो पुडिंग है और जो प्लम है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट प्रॉपरली एबल टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस इन द एटम। एटम में न्यूक्लियस की प्रॉपर पोजीशनिंग को वो नहीं बता पाए। तो ये जो स्पेस था, उन्होंने कहा, उनका तो कहना था कि ये जो स्पेस है पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब स्फीयर एक पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है बच्चे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं कहीं पर इसमें पाया जाता है। तो सबसे पहला फेल्योर क्या, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम का ही स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए। एक फेल्योर तो हमने देखा कि वो जो न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन नहीं बता पाए, और दूसरा कि वो हाइड्रोजन एटम के लिए जो लाइन स्पेक्ट्रम, जो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं आगे, वो भी ये नहीं बता पाए। दूसरी चीज़, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की थी, उस स्कैटरिंग के थ्रू रदरफोर्ड ने हमको ये दिया कि जो एटम होता है, उस एटम इज कंसिस्टिंग अ न्यूक्लियस, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो सेंटर में होता है, कोई पॉजिटिवली चार्ज छोटा स्फीयर और है उसके अंदर, उसका ये कहना था। तो वही चीज़ जो थी वो थॉमसन नहीं बता पाए। दिस आर सम फेल्यूअर्स ऑफ द, ये जो हो रहे हैं, दिस आर सम फेल्यूअर्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। मतलब आपको 3 फेल्यूअर याद रखना है, 3 फेल्यूअर से बेटर है आप 2 रखेंगे। तो अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग है उसी से न्यूक्लियस का बताया गया, तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और दूसरी चीज़, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी वह नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। ओके।